ओके जी। सो लेक्चर 2 जो हमारा है 5th वीक के लिए, वो हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब जैसे हमने रिवीजन आपके लिए अपलोड किया था कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हमेशा बेल कर्व का शेप जो है वो अडॉप्ट करती है, लेती है। जब भी हम किसी भी चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब हम उस डिस्ट्रीब्यूशन के शेप पे बात करते हैं तो वो हमारे पास बेल कर्व्ड शेप का ग्राफ बनता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी तकरीबन हमारे पास नेचुरल चीज़ें हैं या जो मोस्टली यूज़ में चीज़ें आती हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि एक रीज़न है कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है जब भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम बात करते हैं तो। तो हम कहते हैं अगर हम इंसानों के, जानवरों के, बच्चों के, किसी के भी हाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो भी नॉर्मल होती है। अगर हम लोगों के वेट की बात करते हैं, चीज़ों की वेट की बात करते हैं, जब हम बहुत बड़ी डेटा उठाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होती है। अगर हम टेस्ट रिजल्ट्स की बात करते हैं या हम साइंटिफिक मेजरमेंट्स की बात करते हैं, हम रेनफॉल के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास इवेंचुअली चल के जो है दे टर्न आउट टू बी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? तो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें ज़ी स्कोर्स का पता है कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन के ऊपर जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा हाइट होती है और मीन के साथ सिमेट्रिक होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बेल कर्व जो है वो मीन के साथ सिमेट्रिक होता है, यानी कि मीन से आगे और मीन से पीछे एक जितना डेटा होता है। और फिर हमने पढ़ा था कि भाई इसके अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे और पीछे देखें तो उसमें कितना परसेंट डेटा आएगा, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस आगे पीछे पे कितना डेटा आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होना चाहिए, इनके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है हमारे पास वो सिंपल ये है कि 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 टाइम्स पाई times standard deviation multiply by e to the power negative half times x minus mu divided by sigma whole squared। अब x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा जो है वो हमें पता है कि वो सिंपल किसी भी पॉइंट के z स्कोर को शो करता है। तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा रेडिकल 2 पाई e टू द पावर नेगेटिव हाफ और जी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम अगर हर पॉइंट का या जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर उसका जी स्कोर हमें पता है, वो हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता है तो हम इसको कर लेंगे। इसके अलावा अगर हमें देखें यहाँ पर सिंपल किसी भी डेटा का अगर मीन पता है यानी कि म्यू, और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, तो इस रिलेशन के मुताबिक हम किसी भी पॉइंट का कोई भी एक्स की कोई भी वैल्यू उठाएं, ठीक है, तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए अगर हमें सिर्फ ये चीज पता हो कि मीन उसका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। यहाँ पर पाई यूज हो रहा है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर ई यूज हो रहा है वो दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम किसी भी एक्स की वैल्यू पुट करके हम उसका जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एक्स के आने के क्या चांसेस हैं। आई बात समझ में? अच्छा जी। अब हमारे पास क्या है कि जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके हमारे पास कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं, कुछ बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं, जिनको हमें हमेशा जो है अपने ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है? पहली बात जो है वो ये है कि भाई आप अगर किसी भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमेशा अगर आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, तो आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अगर अलग-अलग हैं, ये क्यों है? क्योंकि इसका मीन आपके पास 0 है और इसका एवरेज आपके पास 10 है। ठीक है, तो इसका सेंटर 10 के ऊपर होगा, इसका सेंटर 0 के ऊपर होगा। ये दो अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इसमें दो अलग-अलग किस्म का डेटा होगा। ठीक है? Similarly, the highest point of the normal curve is at mean. मीन के ऊपर जो पॉइंट होगा हमेशा वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। मीन से पीछे वाला डेटा भी कम होगा, मीन से आगे वाला डेटा भी कम होगा। मीन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डेटा होगा, यानी कि हमारा ज्यादा जो क्लस्टर बनेगा, जो
भीड़ बन रही होगी वो एवरेज पे होगी। मोस्ट ऑफ द आउटकम्स वुड हैव द वर्थ इक्वल टू द एवरेज। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर आपका मीन, मीडियन और मोड आपका तीनों चीजें सेम होती हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम होंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन के। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका मीन जो है वो, क्योंकि डेटा है तो आपका मीन नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। जहां जहां आपका मीन होगा उस जगह पर आपका क्लस्टर बनेगा, उस जगह आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तो ये पहली डिस्ट्रीब्यूशन है जो बनी हुई है -10 के ऊपर, यानी कि इसका मीन जो है -10 है। ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है जो 0 पर एवरेज्ड है, यानी कि 0 मीन है इसका, फिर 0 से आगे और 0 से पीछे उसकी एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। और ये तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 20 है और 20 से आगे और पीछे वाले वैल्यूज के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाई करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिक होती है। जो बात हम कह चुके हैं कि मीन से आगे और मीन से पीछे आपके पास बिल्कुल एक जितना डेटा लाई करेगा, कुछ फर्क नहीं होगा। ठीक हो गया। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अगर आप कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके ग्राफ के शेप के ऊपर फर्क पड़ता है। यानी कि अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो आपका जो कर्व बनेगा वो ज्यादा फ्लैट बनेगा, फैला हुआ बनेगा, क्योंकि आपकी वैल्यूज जो है वो ज्यादा स्कैटर्ड है। ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो मतलब मीन से ज्यादा दूर दूर वैल्यूज पाई जाती हैं। मीन से ज्यादा दूर पाई जाती हैं तो मतलब आपका ग्राफ जो है वो फैला हुआ होगा, छोटा होगा कद में। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी छोटी वैल्यू है तो आपका ग्राफ जो है वो शार्प होगा और कम फैला हुआ होगा। इसके लिए हमने एक लिंक आपको दिया था कि इसके साथ खेल के देखें तो आपको बहुत अच्छा जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो चीजें चेंज हो रही हैं। आई होप आई कैन गेट, यस इट इज दिस। यस, सो देखें ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल पीडीएफ है। यहाँ देखें ये ए जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन को शो कर रहा है, और यहाँ पर क्या होता था x माइनस म्यू, तो म्यू की जगह बी यहाँ पे यूज किया गया है, तो बी आपका किसको शो करेगा, मीन को। ठीक है। तो अब अगर हम वैल्यूज चेंज करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर वैल्यूज चेंज करते हैं तो ये हमारा सिंपल पहले देखें बेल शेप्ड कर्व बना हुआ है जो -3 से लेकर 3 तक जा रहा है और 0 पर एवरेज्ड है। ठीक हो गया। तो क्यों 0 पर एवरेज्ड है, क्योंकि बी हमारा म्यू जो है वो हमारा 0 है यहाँ पर, तो एवरेज हमारा 0 है फिलहाल। अब अगर मैं एवरेज की वैल्यू बढ़ाता हूँ, 0 से 1 करता हूँ, ठीक है, तो देखें अगर मैं 1 करूंगा तो इसका सेंटर अभी 1 के ऊपर आएगा, पहले 0 के ऊपर था ना। ठीक है। 0 के, जब 0 पे हमारा एवरेज अगर 0 है तो इसका सेंटर 0 के ऊपर होगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट हमें 0 के ऊपर मिलेगी। अगर हम एवरेज को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो कर्व है वो सिंपल आगे तक ट्रांसलेट होता जाएगा, आगे मूव करता जाएगा। अगर हम मीन की वैल्यू 0 से पीछे करेंगे, नेगेटिव मीन लेंगे, तो ये पीछे की तरफ चलता जाएगा। ठीक है। सो मीन की डिफरेंट वैल्यू देने से कर्व हमारा या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। ए हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन को शो कर रहा है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, यानी कि 0 से एक नंबर आगे या एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे या 2 पीछे, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे या 3 पीछे। अब देखें ना, ये 3 से पीछे में बहुत कम डेटा रहता है। अब अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ी बढ़ाता हूँ, हमने पीछे पॉइंट में पढ़ा था कि भाई अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ाएंगे तो कर्व आपका फ्लैट होगा। ठीक है, तो चलें बढ़ाते हैं, तो ये देखें कर्व आपका फ्लैट होता जाता है, फैलता जा रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर दूं तो आपको नजर आएगा। ठीक है। इसी तरह जितना जितना मैं इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ाता जाऊंगा उतना ये फ्लैट होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को कम करता जाऊंगा, अगर मैंने 0 कर दिया, आई वुड गेट नथिंग होपफुली, यस इट वुड डिसअपीयर। और अगर मैं इसको नेगेटिव करता जाऊंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा कि नीचे की तरफ जो है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, अगर मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन की
वैल्यू ही नेगेटिव कर दी, विच इज नॉट पॉजिटिव पॉसिबल। स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है, ठीक है। तो हम अगर देखें इसके स्टैंडर्ड डिविएशन हमने 0.4 की है, तो देखें ये हमारे पास बिल्कुल शार्प जो है कौन टाइप बेल बन रहा है हमारा। और जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ये क्या होता जा रहा है, फ्लैट 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 होता जा रहा है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन कम करने से शार्प कर्व मिलेगा और ज्यादा करने से फ्लैट कर्व मिलेगा। ये पॉइंट हो गई। कह रहे प्रोबेबिलिटीज फॉर द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आर गिवन बाय एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व। क्योंकि हम जब भी कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी, प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी कि उस कर्व के नीचे कितना एरिया आ रहा है, एरिया कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी। दिस इज समथिंग ओके। The total area under the curve of the normal distribution is always 1। हमें पता है कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म हो या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके कर्व के नीचे का जो टोटल एरिया है वो हमें क्या बताएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी बताएगा, सही है, उस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। और हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारे पास 1 ही होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। सो चाहे वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके कर्व के नीचे का जो टोटल एरिया है वो 1 होना चाहिए। बिकॉज दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बेल कर्व वाली वो सिमेट्रिक है। तो अगर आप देखना चाहें कि भाई मीन से पीछे वाला जो रीजन है, यानी कि अगर ये मेरा मीन है, एवरेज है, इससे पीछे वाला रीजन, इसका एरिया कितना होना चाहिए, तो अगर टोटल का एरिया 1 है तो इस हाफ का एरिया 0.5 होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप 1 से आगे मीन से आगे के एरिया की बात करें, तो अगर टोटल का एरिया जो है वो 1 है, सही है, तो मीन से पीछे वाला, मीन से आगे वाला जो रीजन है उसका एरिया जो है वो अगेन 0.5 होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर वही बातें जो हमने अभी एम्पिरिकल रूल में डिस्कस की थी, वही चीजें हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई आपका 68.3% जो डेटा होगा वो मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन आगे और एक स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे वाले रीजन में लाई करेगा, ठीक है, इस तरह से। और आपका 95.4% डेटा जो है वो आपका मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे और 2 आगे में लाई करेगा। और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से पीछे और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे में आपका 99.7% डेटा लाई करेगा। बहुत ही कम डेटा होगा आपका जो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से आगे और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से पीछे, जिसको हम आउटलायर्स भी कहते हैं, लाई करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल आपके उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ आपको एनिमेशन वीडियोस दी गई हैं, उनको आप देख लें। होपफुली आप लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और आपके पास एक एग्जांपल है, उसको भी कर लीजिए।